पिछले क्लास में चर्चा कर रहे थे राजपूते राजे वंश के बारे में। और इस राजपूते राजे वंश में हमने बातें किया था कौन कौन से राजपूत राज वंश थे। राजपूतों का इतिहास है कर्नल टाड ने लिखा है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो जो चंदबरदाई के द्वारा कृत है, उस पृथ्वीराज रासो से भी राजपूतों के बारे उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है कि वशिष्ठ ऋषि ने माउंट आबू पर्वत पर यज्ञ किया और उसी से राजपूत 4 योद्धाओं की जन्म हुई। वो यज्ञ की रक्षा करने के लिए उन्होंने 4 योद्धाओं को यज्ञ के अग्नि कुंड से पैदा किया, लेकिन वही आगे चलकर 36 कुलों में डिवाइड हो गए और वही लोग आगे चल के राजपूत के नाम से फेमस हुए। वही लोग आगे चलकर राजपूत के नाम से फेमस हुए। और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे थे कि कौन सा राजपूत राजवंश है, कहाँ पे शासन कर रहा था, जिसमें हमने परमार के बारे में बातें किया था कि परमार राजपूत राजवंश है। आधुनिक जो धारा और भोपाल है मध्य प्रदेश का, वहां पे शासन कर रहा था। प्रतिहार वंश है, पहले उज्जैन में शासन किया, लेकिन बाद में उसने कनौज को अपने हाथों में ले लिया, कनौज में सत्ता संभाल लिया। उसके बाद हम लोग बातें कर रहे थे पाल वंश और प्रतिहार वंश के बारे में। पाल वंश और प्रतिहार वंश कहाँ पे शासन कर रहा था? पाल वंश शासन कर रहा था बिहार और बंगाल में। बिहार और बंगाल में पाल वंश का शासन था। जैसे पाल वंश का शासन समाप्त हुआ, वहां पे एक नया वंश स्थापित हुआ जिसे सेन वंश कहा गया। और उसी सेन वंश के बाद सत्ता किसके हाथों में आई? बख्तियार खिलजी के हाथों में आई, जिससे बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर आक्रमण किया और सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन को भागना पड़ा। और उसी अवसर पर उसने क्या किया, जितने भी बौद्ध बिहार थे, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, उसके बाद देखा जाए तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बाद अगला नालंदा विश्वविद्यालय था। इन सभी बौद्ध बिहारों को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाने का काम किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। और इसी सेन वंश के बाद जो सत्ता आई वो किसके हाथों में आई? मुसलमानों के हाथों में आई। अब यहाँ पे देखें, एक अगला राजपूत राजवंश है जिसकी उत्पत्ति वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानी जाती है, जिसका नाम है चौहान वंश। चौहान वंश की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानी जाती है। अग्निकुंड से मानी जाती है। और इसे चौहान वंश की सबसे बड़ी खासियत है, और ये चौहान वंश की सबसे बड़ी खासियत है कि चौहान वंश का सबसे पहले तो जन्म हुआ, वो हुआ शाकंभरी में। शाकंभरी जो अजमेर के आसपास का इलाका है, उसी को शाकंभरी भी कहा जाता है। इसीलिए इनका नाम भी पड़ गया शाकंभरी का चौहान। इन्हें शाकंभरी का भी चौहान के नाम से पुकारा जाता है। इस चौहान वंश की सबसे बड़ी खासियत है कि पहले तो इन लोगों ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया। अजमेर को राजधानी बनाया और इसी में एक अजय राज चौहान हुए। अजय राज चौहान हुए, जिस अजय राज चौहान ने अपने नाम पर ही एक शहर बसाई जिसका नाम था अजमेर। कई बार पूछा जाता है अजमेर शहर किसने बसाया, तो अजमेर शहर अजय राज चौहान ने बनाया। अजय राज चौहान के द्वारा स्थापित किया गया और उसे अपनी राजधानी के रूप में प्रयोग किया गया। उसके बाद देखा जाए तो उन्हीं के पुत्र आगे आए जिनका नाम था अर्णव राज चौहान। अर्णव राज उन्हीं के पुत्र थे, अर्णव राज चौहान। और इस अर्णव राज चौहान से सबसे बड़ी खासियत है कि इनके द्वारा ही पुष्कर तड़ाग का निर्माण कराया गया। जो अजमेर के पुष्कर में जहां पे ब्रह्मा जी का मंदिर है, उस ब्रह्मा जी के मंदिर में अजमेर के पुष्कर में जो झील है, तड़ाग है, वो तड़ाग खुदवाने का काम किसने करवाया था? अर्णव राज चौहान ने करवाया था। इसके बाद इस वंश में पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान सेकंड है और लास्ट में पृथ्वीराज चौहान थर्ड हुए। इस वंश में एक और शासक हुए जिनका नाम था बिसल देव, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है, जिन्हें बिसल देव भी कहा जाता है, जिन्हें विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी पुकारा जाता है।
विग्रह राज चतुर्थ है, या इन्हीं को एक नाम और भी दिया जाता है जिस नाम को कहा जाता है विसल देव। विसल देव ही विग्रह राज थे, और जो ललित विग्रह राज पुस्तक भी लिखा था, इनके द्वारा हरिकेल नाटक भी लिखा गया था। उसी हरिकेल नाटक का जो मंचन है वो मंचन 2.5 दिन के झोपड़ा पर देखने को मिलता है, क्योंकि 2.5 दिन झोपड़ा मात्र 2.5 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गया। जब अजमेर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण किया तो आक्रमण करने के पश्चात देखा कि वहां पे नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर कोई मस्जिद नहीं है, इसीलिए उन्होंने एक तरह से संस्कृत जो पाठशाला था, उस संस्कृत पाठशाला को उन्होंने बिल्कुल एक तरह से केवल ऊपर की संरचना चेंज किया, और चेंज करने के बाद उसे मस्जिद का शक्ल दिया। 2.5 दिन के अंदर बनके तैयार हो गया, इसीलिए उसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा है क्या? एक मस्जिद है, उस मस्जिद के दीवारों पर पहले हरिकेल नाटक का मंचन था, जिसे प्लास्टर इत्यादि से ढकने का काम किया गया है, ढकने काम किया गया है। तो एक सवाल और भी पूछा जाता है कि हरिकेल नाटक किसने लिखा था? ललित विग्रह राज ने लिखा था, विग्रह राज चतुर्थ ने, जिसे विसल देव भी कहा जाता है। आगे देखें, इस वंश का जो अंतिम शासक था उसी का नाम था पृथ्वीराज चौहान, जिसने दिल्ली में राय पिथौरा के किला की स्थापना करवाया था। इसे पृथ्वीराज थर्ड भी कहा जाता है। अगर इस वंशावली की बातें करें तो पृथ्वीराज के क्रम में ये तीसरा पृथ्वीराज है। पृथ्वीराज है, इसीलिए इसे पृथ्वीराज थर्ड कहा जाता है। इसका एक और नाम मिलता है राय पिथौरा। कई बार पूछा जाता है कि राय पिथौरा किसे कहा जाता है, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है राय पिथौरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है, पृथ्वीराज थर्ड को कहा जाता है। इसी पृथ्वीराज चौहान ने इसी राय पिथौरा के नाम पर एक दिल्ली में, जहां पर आपका तुगलकाबाद का किला है, उसी किला के पहले उन्होंने एक जगह भी सेटअप किया था, एक अपनी राजधानी बनाया था जिसका नाम था राय पिथौरा का किला। राय पिथौरा दिल्ली के को उन्होंने बसाने का काम किया था, राय पिथौरा नाम देने का काम किया था, राय पिथौरा नाम देने का काम किया था। दूसरे पॉइंट पे हम चर्चा करें तो ये पृथ्वीराज चौहान बहुत ही ताकतवर व्यक्ति थे। जो पृथ्वीराज थर्ड थे वो काफी ताकतवर थे, काफी महान थे, इसीलिए यहां पर देखा जाए तो इनकी दुश्मनी भी चारों तरफ फैल गई। पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे, जिन्होंने दिल्ली को राजधानी बनाई थी, इनकी दुश्मनी चारों तरफ फैली हुई थी। यहाँ पे देखें, इनका जो सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो कौन था? सबसे बड़ा दुश्मन था और वो था आपका जयचंद, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था। जयचंद जो कनौज का शासक था, गहरवाल वंश का शासक था जयचंद। वो जयचंद यहाँ पर एक तरह से पृथ्वीराज चौहान के दिल्ली को प्राप्त करने के लिए कई बार आक्रमण कर चुका था। दिल्ली को प्राप्त करने के लिए कई बार आक्रमण कर चुका था, लेकिन हर आक्रमण में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। हर आक्रमण में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था। इसीलिए बाद में क्या हुआ कि जयचंद की जो पुत्री थी संयोगिता, उस संयोगिता ने फैसला किया कि वो अपना पति किसे चुनेगी? पृथ्वीराज चौहान को, जिसके कारण यहाँ पे संयोगिता हर बार कबूतर से पत्र लिखकर भेजा करती थी। उस समय कबूतर ही पत्रवाहक संदेशवाहक थे। पत्र लेकर कबूतर जैसे उड़ा, एक बार ऐसा हुआ कि बहुत दिनों से चल रहा होगा सिलसिला, लेकिन एक दिन जैसे पत्र लेकर कबूतर उड़ा, जयचंद ने देख लिया और उससे कबूतर को पकड़वाया, और कबूतर को पकड़वाने के पश्चात उस कबूतर के गले में बरमाला, एक तरह से लेटर जो देखा, उस लेटर में पृथ्वीराज चौहान इत्यादि के बारे में था, संयोगिता के बारे में था, जिसके कारण वो भड़क गया और जयचंद ने कहा कि मेरे दुश्मन से मेरी पुत्री विवाह करना चाहती है, इसलिए उसने शादी न तय करके एक स्वयंवर सिस्टम बना दिया। कहा कि जिसके गले में संयोगिता बरमाला डालेगी वही उसका पति होगा। चारों तरफ पत्र भेजा, लेकिन पड़ोस में पत्र नहीं भेजा। पड़ोस का मतलब दिल्ली। दिल्ली में पत्र नहीं गया, लेकिन उसे तो आना ही था। पृथ्वीराज चौहान के पास पत्र चला गया और पत्र
मित्र जाने के पश्चात जब चारों तरफ स्वयंवर की कार्रवाई चल रही थी, संयोगिता वरमाला लेके घूम रही थी, तो अंतिम पंक्ति में पृथ्वीराज चौहान खड़े थे। अंतिम पंक्ति में पृथ्वीराज चौहान खड़े थे। संयोगिता घूमते घूमते सभी राजा महाराजाओं को छोड़ते हुए ले जाकर वरमाला किसान के भेष में मौजूद पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दिया। अब यहाँ पे जितने भी राजपूत राजा थे सब तलवार खींच के खड़े हो गए कि संयोगिता ने हम लोगों में से क्यों नहीं चुना, एक किसान को क्यों चुना। जयचंद भी तलवार खींच के खड़ा हो गया, लेकिन एक नहीं चली, क्योंकि चप्पे चप्पे पर कनौज में चौहान सेना, दिल्ली की सेना तैनात थी और भरे दरबार से जयचंद की पुत्री संयोगिता को उठा के कौन ले गया? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान, इसलिए यहां पे जयचंद ने किसको आमंत्रित किया? इसी प्रति द्वेष के परिणाम स्वरूप जयचंद ने आमंत्रित किया शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को, जो गोरी एक तरह से अफगानिस्तान से आगे बढ़ रहा था, उसको उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। तो एक तो पृथ्वीराज चौहान का जो दुश्मनी था, वो दुश्मनी किसके साथ हो गया? जयचंद के साथ हो गया। उसके बाद दूसरी जो दुश्मनी थी, वो दूसरी दुश्मनी थी गुजरात के शासक के साथ, क्योंकि गुजरात का जो शासक था वह काफी ताकतवर था, जिसे भीम सेकंड कहा जाता है। भीम सेकंड कहा जाता है, और भीम सेकंड की मां भी गद्दी पर बैठी थी, जिसका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी कहा जाता है। ये मां बेटा दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। मां बेटा दोनों मिलकर शासन कर रहे थे, लेकिन कुछ मामला है कि एक राजकुमारी के खातिर, या मामला है कि सीमा संबंधी विवाद के खातिर, दोनों मामला था, जिसके कारण गुजरात के शासक के साथ पृथ्वीराज चौहान उलझ गए। यहां तक हम बातें करें तो यही दोनों माई बेटा थे जिन्होंने मोहम्मद गोरी को माउंट आबू घाटी में पराजित किया था। माउंट आबू घाटी में 1175 ईस्वी में पराजित किया था, और इन्हीं से पराजित होकर मोहम्मद गोरी इधर से भाग निकला, और उसके बाद कभी भी गुजरात और सिंध के रास्ते उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। उसका रास्ता बदल गया, और उसने रास्ता किधर से चुना? पंजाब से चुना। पंजाब से चुना। तो यहां पे क्या हुआ कि इनके साथ भी पृथ्वीराज चौहान उलझे रहे और 3 साल तक युद्ध करते रहे, और इनकी शक्ति का सबसे ज्यादा क्षय यही दोनों मां बेटा ने किया। इन दोनों ने मिलकर उनके शक्ति को वहां पे पराजित करने का काम किया। निर्णायक रहा युद्ध भले, लेकिन शक्ति बहुत अधिक क्षीण रही, बहुत अधिक क्षीण हो गई। और इस तरह देखा जाए तो यहां पर भी वो दुश्मनी मोल लिए। फिर पृथ्वीराज चौहान का अगला निशाना था बुंदेलखंड। अगला निशाना था बुंदेलखंड, और इसी बुंदेलखंड में बुंदेलखंड के चंदेल वंश के शासक थे, जिनका नाम था परमार्दी देव। परमार्दी देव चंदेल शासन कर रहे थे। परमार्दी देव के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण कर दिया, कालिंजर के किला पर आक्रमण कर दिया। कई दिनों के युद्ध के बाद परमार्दी देव को आत्मसमर्पण करना पड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने परमार्दी देव को तो पराजित कर दिया, लेकिन यही परमार्दी देव के 2 सेनापति थे जो महोबा के रहने वाले थे। एक का नाम क्या है? अल्लाह, और एक का नाम क्या है? उदल। और अल्लाह और उदल ने आत्मसमर्पण नहीं किया। दोनों पर वंश संबंधित थे, मां शारदा मैहर देवी के भक्त थे, और इन दोनों ने समर्पण नहीं किया, लेकिन इनके छक्के छुड़ा दिए। किसके? पृथ्वीराज चौहान के। पृथ्वीराज चौहान की शक्ति का सबसे ज्यादा अगर हरास किसी ने किया तो अल्लाह और उदल दोनों भाइयों ने किया। 1 साल तक संघर्ष करते रहे। ये परमादेव चंदेल तो बहुत जल्दी ही आत्मसमर्पण कर दिए, लेकिन उनके जो दोनों सेनापति थे अल्लाह और उदल, उन्होंने क्या किया? एक तरह से यहां पे जंग जारी रखा, एक तरह से जंग जारी रखा। और इस जंग के कारण देखा जाए तो यहां पर बाद में अल्लाह मारे गए, उदल मारे गए, और उसके बाद ही ये संघर्ष समाप्त हुआ। लगभग इसके लिए 2 से 2.5 साल लग गए। पृथ्वीराज चौहान जगह जगह पर अपनी शक्ति का हरासमेंट ही कर रहे थे। एक तो जयचंद से उलझे, दूसरा नंबर किससे उलझ गया
उलझे ये परमार्दी देव चंदेल से उलझे, चंदेल वंश को भी अपना दुश्मन बनाया, गहरवार वंश को भी अपना दुश्मन बनाया, और गुजरात के चालुक्य वंश को भी इन्होंने अपना दुश्मन बनाने का काम किया। इसीलिए अब ऐसा समय आ गया कि जब अंतिम घड़ी में आवश्यकता थी तो किसी राजपूत राजवंश ने किसका साथ नहीं दिया, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। वो दिन कौन सा था? वो दिन था कि इधर पंजाब में गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था, और उसी खुसरो मलिक के ऊपर मोहम्मद गोरी ने आक्रमण कर दिया। मोहम्मद गोरी दो भाई थे, एक गयासुद्दीन गोरी, एक शिहाबुद्दीन गोरी। गयासुद्दीन गोरी बैठ गया गजनी के ऊपर, गजनी पे शासन करने लगा, और दूसरा था शिहाबुद्दीन गोरी, उसको छोटा भाई था, उसको कहा कि तुम इस गोरी वंश का, गोरी साम्राज्य का विस्तार करो। इसलिए गोरी साम्राज्य के विस्तार के लिए उसने भारत को चुना। वो पहले तो आक्रमण मुल्तान और सिंध पे किया, और वहीं से वो कहां पहुंचा? गुजरात पहुंचा। लेकिन गुजरात पर भीम सेकंड और उसकी मां नायिका देवी दोनों ने मिलकर छक्के छुड़ा दिए, और मोहम्मद गोरी वहां पे घायल हुआ और युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा। युद्ध क्षेत्र से भागना पड़ा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो अब मोहम्मद गोरी ने रास्ता चुन लिया कि अब हमें पंजाब के सहारे सबसे पहले हमें गजनवी वंश को समाप्त करना है, और गजनवी वंश को समाप्त करने के पश्चात हमें भारत की तरफ आना है, भारत पर आक्रमण करना है। इसीलिए उसने पंजाब के रास्ते को चुना। और मोहम्मद गोरी ने जैसे लाहौर पे कब्जा किया और वहां के शासक जो खुसरो मलिक था, जो गजनवी वंश का था, उसको पराजित करके जेल में डाल दिया, वैसे ही अब सीमा, दिल्ली की सीमा और मोहम्मद गोरी की सीमा टकराने लगी। पहले खुसरो मलिक के साथ शांति समझौता था, लेकिन अब दोनों की सीमा टकराने लगी। मोहम्मद गोरी ने एक पैगाम भेजा पृथ्वीराज चौहान के पास कि आप मेरी अधीनता को स्वीकार कर लो, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति ये कतई मानने को तैयार नहीं था कि मैं मोहम्मद गोरी के अधीन रहूं। इसीलिए मोहम्मद गोरी ने पंजाब में ही भटिंडा के पास एक मैदान है जिसका नाम है तराइन। वो बॉर्डर लाइन था, बाउंड्री वाल था, किसका? मोहम्मद गोरी के और पृथ्वीराज चौहान के सीमा का। उसने बिना किसी सूचना के मोहम्मद गोरी ने भटिंडा पर आक्रमण कर दिया, पंजाब के भटिंडा पर आक्रमण किया। जैसे भटिंडा पर आक्रमण किया, पृथ्वीराज चौहान पहले से सजग नहीं थे, उन्होंने अपनी सेना लिया और लेने के पश्चात पहुंच गए तराइन के मैदान में। तराइन के मैदान में कौन पहुंच गए? पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा पहुंचे, और राय पिथौरा ने तराइन के मैदान में जो ऑलरेडी पहले से सेना किसकी मौजूद थी? ऑलरेडी सेना मौजूद थी, और वो मौजूद थी मोहम्मद गोरी की। और इसी तराइन के मैदान में देखा जाए तो 1191 में दोनों तरफ की सेना आमने सामने हुई, और इस तराइन के मैदान में 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच पहला युद्ध लड़ा गया, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि तराइन का प्रथम युद्ध है कब लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1191 में। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी कि इस युद्ध में सेनापति का नेतृत्व गोविंद राय कर रहा था। कौन कर रहा था? गोविंद राय। गोविंद राय सेना का नेतृत्व कर रहा था। खांडे राय, पृथ्वीराज चौहान, एक विशाल सेना थी, और इस सेना के द्वारा मोहम्मद गोरी को पराजय झेलना पड़ा। पहले युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ। मोहम्मद गोरी को गोविंद राय ने एक तीर मार के घायल भी कर दिया, और यहां पे अब मोहम्मद गोरी भागने के लिए विवश हो गया। लेकिन ये पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी भूल थी। भूल ये था कि भागते हुए मोहम्मद गोरी को इन्होंने बंदी बनाने का प्रयास नहीं किया। उसको आंखों से अपने घोड़े पर बैठकर भागते हुए देखा,
लेकिन उन्होंने कहा कि मैं राजपूत हूं, मैं पीठ पर वार नहीं करूंगा। इसीलिए भागते हुए मोहम्मद गोरी को इन्होंने आसानी से छोड़ दिया, आसानी से छोड़ दिया, और मोहम्मद गोरी प्रतिशोध की आग में जलता रहा। मोहम्मद गोरी जब यहां से वापस लौटा तो अपने गोर प्रदेश पहुंचा, अपनी गजनी पहुंचा, अफगानिस्तान के गजनी शहर पहुंचा जहां उसकी राजधानी थी। और उसे राजधानी में उसने लगभग 8000 का एक सेना का चुनाव किया, और उस सेना के चुनाव के माध्यम से उसने 1 साल तक कठोर से कठोर अभ्यास किया, कठोर से कठोर अभ्यास किया पहाड़ियों के बीच में, दुर्गम पहाड़ियों के बीच में। और उसे अभ्यास में यही था कि हमारी एक चलयमान सेना हो और फिर हमें पृथ्वीराज चौहान पे आक्रमण करना है। पृथ्वीराज चौहान इधर व्यस्त हो गए, संयोगिता स्वयंवर करके आए थे, इसलिए वो व्यस्त हो गए। अब इस तरह देखा जाए, जब इधर व्यस्त हो गए और इधर कौन तैयारी में पूरी लगा हुआ था, मोहम्मद गोरी लगा हुआ था। और ठीक जैसे 1 साल बीता, मोहम्मद गोरी इसी तराइन के मैदान में फिर आके उपस्थित हो गया। इसी तराइन के मैदान में वो फिर आके क्या हो गया, इसी तराइन के मैदान में आकर फिर वो उपस्थित हो गया। और इसी तराइन के मैदान में हम बातें करें तो फिर उसने क्या किया, पहले तो देखना होगा कि उसकी रणनीति कैसे थी। उसकी रणनीति ये थी कि एक चलयमान सेना होनी चाहिए, टोटल घोड़े पर सवार सेना होना चाहिए। और वो जो तुर्की तीरंदाज हो, जो धनुष चलाने वाले लोग हों, वो घोड़े पर बैठकर ही धनुष चला लें, उनको प्रशिक्षण ऐसे दिया गया था। लेकिन इधर पृथ्वीराज चौहान कोई तैयारी नहीं थी। पृथ्वीराज चौहान वही परंपरागत सेना लिए थे, वही बड़ा सा धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कम से कम आधा घंटा मेहनत करना पड़ता था। उस धनुष को टिका के, जमीन पे टिका के, और फिर उसे चलाना पड़ता था। और इनके पास हाथी थे, जो हाथी वही विशाल हाथी, वही घोड़े जिनको अप्रशिक्षित थे, कोई तैयारी नहीं थी। मोहम्मद गोरी ने टारगेट किया था कि सबसे पहले कुछ लोग हाथियों को निशाना बनाएंगे। जब हाथियों को निशाना बनाएंगे, हाथियों के जब मस्तिष्क में तीर लगेगी तो हाथी खुद ही बौखला जाएंगे, और हाथी बौखलाएंगे तो अपनी ही सेना को कुचलना शुरू कर देंगे। इन्होंने एक रणनीति बनाई और उस रणनीति में सफल रहे, उस रणनीति में सफल रहे। और इसी तराइन के मैदान में एक युद्ध हुआ। और ये कब युद्ध होता है, इसी तराइन के मैदान में 1192 में द्वितीय युद्ध होता है, जिसे तराइन का सेकंड युद्ध कहा जाता है। ये फर्स्ट युद्ध है। और ठीक 1 साल के बाद इसी तराइन के मैदान में कौन सा युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये तराइन कहां पे स्थित है, पंजाब में स्थित है। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, और इस युद्ध में जिन्होंने गोविंद राय ने मोहम्मद गोरी को घायल किया था, वो मारे गए। जैसे गोविंद राय मारे गए, खांडे राय मारे गए, जो मुख्य स्तंभ थे, जो तराइन का प्रथम युद्ध जीत दिलाए थे, जैसे उनकी मृत्यु हो गई, वैसे ही एक तरह से सेना में भागदड़ भी मचने लगा। भागदड़ मचने लगा। जो हाथियों का निशाना बनाया मोहम्मद गोरी की सेना ने, वो हाथियां बौखला गई और अपने लोगों को ही कुचलना शुरू कर दिया। वो हाथियां बौखला गई और अपने लोगों को ही कुचलना शुरू कर दिया। ऐसे घड़ी में पृथ्वीराज चौहान उस युद्ध भूमि से घोड़े पर सवार होकर 2000 घुड़सवारों के साथ भाग निकले। लेकिन मोहम्मद गोरी ने पीछा किया। टारगेट कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। वो ये नहीं सोचा कि अब हमें भाग रहे तो भागने दो, नहीं, पकड़ना है तो पकड़ना है। और फिर रोहतक के आसपास, जब हरियाणा के रोहतक के आसपास पहुंचे पृथ्वीराज चौहान, उसी समय मोहम्मद गोरी की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और पृथ्वीराज चौहान वहां पर पकड़े गए। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। पृथ्वीराज चौहान, राय पिथौरा, पृथ्वीराज थर्ड बंदी बना लिए गए और बंदी बना के इन्हें गजनी ले जाया गया। और गजनी ले जाने के पश्चात अब वहां पे जो गोरी था, दोनों गोरी बैठे,
गयासुद्दीन और शिहाबुद्दीन गोरी। और बैठने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की सबसे बड़ी खासियत थी कि ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। जहां से भी, जिधर से भी आवाज आती थी, उधर अगर ये तीर चला दे तो वो तीर सटीक निशाने पे लगेगी जहां से आवाज आई है। वॉइस को ये पहचान कर तीर चलाना जानते थे, शब्द वेदी बाण। तो ये देखना चाहता था गोरी कि वाकई में ऐसा होता है कि ये लोग केवल एक माहौल बनाए हैं कि ऐसे पृथ्वीराज चौहान करते हैं, ऐसे बाण चलाते हैं। वो देखना चाहता था। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान को एक मौका दिया गया, उनके हाथ जंजीर इत्यादि खोल दिए गए। पृथ्वीराज चौहान को कहा गया कि अगर आप मोहम्मद गोरी को तीर चला के मार देते हैं केवल आवाज पर, तो फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। इसलिए वहां पे दरबार में उनके आंख पे पट्टी इत्यादि बंधी थी। एक तीर धनुष उनके हाथों में दिया गया, तीर धनुष उनके हाथों पे लिया गया और मोहम्मद गोरी ने वहां से कुछ बोला। वहीं पर पृथ्वीराज रासो में चंद बरदाई लिखते हैं कि 4 बांसे 24 अंगुल, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। 4 बांसे 24 अंगुल, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तुरंत इन्होंने अपना निशाना लगाया और बाण चला दिया। मोहम्मद गोरी अपने तरफ तीर को आते हुए देख के सिंहासन के नीचे छुप गए। वो तीर जाके बीचों बीच सिंहासन पे लगा। जैसे लगा वैसे ऊंचे चबूतरे पे था, वो लगा वैसे ही मोहम्मद गोरी ने कहा कि ये तो बहुत डेंजरस आदमी है, इसको क्या कर दिया जाए, हत्या कर दिया जाए। और इस तरह देखा जाए तो 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। और पृथ्वीराज चौहान की हत्या होने के पश्चात यहीं पर 1193 से दिल्ली पर किसकी हुकूमत लहराई, इस्लाम की हुकूमत आई। और उसका जो नेतृत्व करता था मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी ने अपने साम्राज्य को एक तरह से गुलामों के बीच बांटा। और दिल्ली और लाहौर किसको दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया। बंगाल किसको दिया, बख्तियार खिलजी को दिया। मुल्तान नसरुद्दीन कुबाचा को दिया। इस तरह उसने अपने गुलामों के बीच में अपने क्षेत्रों का डिवीजन किया, बंटवारा किया। पृथ्वीराज चौहान ही वो शक्ति थे जो शक्ति एक तरह से मोहम्मद गोरी को रोक सकते थे, लेकिन वो शक्ति का भी पतन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में हो गया। अब कोई भी ऐसा शक्ति नहीं था जो पृथ्वीराज चौहान की तरह एक तरह से मुकाबला कर सके। इसीलिए मोहम्मद गोरी और उसके गुलामों ने एक एक करके भारत के, हिंदुस्तान के क्षेत्रों को जीतना शुरू कर दिया। क्योंकि यहाँ पे जयचंद ने आमंत्रण तो दे दिया था, लेकिन जयचंद जब आमंत्रण कर दिया तो तराइन के मैदान के द्वितीय युद्ध के 2 साल के बाद फिर मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन आए और 1194 में किसको पराजित किया? कहां पे? चंदावर के मैदान में। चंदावर का मैदान कहां पे है? इटावा और कनौज के सीमा पर। इसी चंदावर के मैदान में इन्होंने पराजित किया। किसको पराजित किया? चंदावर के मैदान में जयचंद को पराजित किया। और ये कनौज भी किसका हिस्सा बन गया? दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। दिल्ली ऑलरेडी 1193 में किसके हाथों में चला गया था? मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में चला गया था। अब यहाँ पे देखें तो एक तरह से देखा जाए तो चौहान वंश के बाद दिल्ली पर किसका अधिकार हो गया? एक तरह से अधिकार हो गया, इस्लाम का अधिकार हो गया। इस तरह देखा जाए तो इतनी ही शक्तियां नहीं थी, और भी शक्तियां थी, जिसमें देखा जाए तो एक राजपूत शासक कहां पे थे? एक राजपूत शासक थे जिन्हें कलचुरी कहा जाता है। ये तो चौहानों की कहानी रही। एक है कलचुरी। ये कलचुरी वंश जबलपुर के पास शासन करता था। इस कलचुरी वंश की स्थापना कोकल ने किया था। कोकल प्रथम के द्वारा किया गया था। और ये कलचुरी वंश त्रिपुरी को राजधानी बनाया था। ये त्रिपुरी कहाँ पे स्थित है? जबलपुर के पास स्थित है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में, एमपी में जबलपुर के पास स्थित है। इस वंश में देखा जाए तो कई महान शासक हुए। कोकल के बाद देखा जाए तो यहाँ पे शासन चलता रहा। और जबलपुर से लेकर लगभग बुंदेलखंड के सीमा तक, चंदेलों के सीमा तक
किसके साम्राज्य का विस्तार हुआ? ये कलचुरी वंश के राजपूतों का विस्तार हुआ। इसी वंश में देखा जाए तो आगे चलकर एक शासक हुआ जिसका नाम था युवराज। इसी युवराज के दरबार में कुछ दिनों तक संस्कृत के प्रकांड विद्वान जो प्रतिहार वंश के दरबार से निकल चुके थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान यहाँ पे निवास करते थे, जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था राजशेखर। कल हमने बात किया था, जो महेंद्र पाल के दरबार में थे, जिन्होंने एक छत्राणी अवंत सुंदरी से विवाह किया, जिसके कारण उनका मतभेद किसके साथ हो गया? महेंद्र पाल के साथ हुआ। महेंद्र पाल ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, तो कुछ दिनों तक वो कहां पे रहे? वो रहे इसी कलचुरी वंश के राजपूत शासक युवराज के दरबार में, और उन्हीं के नेतृत्व में, उनके ही दरबार में उन्होंने कई युवराज के प्रशंसा पर पुस्तक भी लिखा। विद साल भंजिका से लेकर कई किताबें लिखी। उन सभी किताबों को हम आगे लिखाएंगे भी। आगे देखें, इसी में आगे चलकर एक राजा हुआ कर्णदेव। कर्णदेव राजा हुआ, और कर्णदेव के बारे में हम बातें करें तो इससे कर्णदेव ने क्या किया? इससे कर्णदेव ने हुण राजाओं को पराजित किया, और हुण राजाओं को पराजित करने के पश्चात उनकी जो राजकुमारी थी, उसके राजकुमारी अक्का देवी से विवाह भी किया। हुणों से विवाह करने वाला कौन सा राजपूत शासक था, ये पूछा जाता है कई बार कंपटीशन में, तो उसका एक लाइन में आंसर जाता है कर्णदेव था। और ये कर्णदेव किससे विवाह किया था? अक्का देवी से विवाह किया था। अक्का देवी से विवाह किया था। आगे हम लोग बातें करें तो यहाँ पर इस वंश का एक शासक और भी हुआ, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। और जब इधर महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था और लगभग सोने का सिक्का विलुप्त हो गया था, उसने पुनः लक्ष्मी की आकृति युक्त सोने का सिक्का चलाया। ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसने लक्ष्मी की आकृति युक्त सोने का सिक्का चलाने का काम किया था। यह सेन वंश कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश के बाद आगे हम लोग बातें करें तो अगला वंश है जिसका नाम है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश है जिनकी उत्पत्ति देखा जाए तो वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से मानी जाती है, लेकिन ये चालुक्य ने अपनी कई जगहों पर राजधानी बना लिया। आगे चल के चालुक्यों का कई ब्रांच हो गया। चालुक्यों का कई ब्रांच हो गया। इसमें देखा जाए तो एक चालुक्य वंश बतापी में शासन करने लगा। बतापी में शासन करने लगा। ये बतापी कहां पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, इसीलिए इन्हें बतापी का चालुक्य कहा गया। बतापी का चालुक्य कहा गया। दूसरा चालुक्य वंश शासन करने लगा गुजरात में। गुजरात में शासन करने लगा और उसने अनहिलवाड़ को राजधानी बनाया। अनहिलवाड़ को राजधानी बनाया। अनहिलवाड़ और पाटन को राजधानी बनाने का काम किया। इसीलिए इन लोगों को पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना गया। पश्चिमी चालुक्य के नाम से भी जाना गया। इसी चालुक्य वंश का शासक अभी हमने चर्चा किया था, जिसने पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला किया, जिसने मोहम्मद गोरी का मुकाबला किया, जिसका नाम क्या था? भीम सेकंड। भीम सेकंड और उसकी मां कौन थी? नायिका देवी। दोनों ने मिलकर पृथ्वीराज चौहान को भी डिफीट किया और मोहम्मद गोरी को भी भागने के लिए विवश किया। ये पश्चिमी चालुक्य के नाम से पुकारे जाते हैं। और उसके बाद अगला जो चालुक्य वंश है, वो चालुक्य वंश बेगी को राजधानी बनाया। इसीलिए उसे किस नाम से जाना जाता है? बेगी के चालुक्य के नाम से जाना जाता है। उसे बेगी के चालुक्य वंश के नाम से पुकारा जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे बेगी के चालुक्य, बतापी के चालुक्य और पश्चिमी चालुक्यों का 3 ब्रांचेज बट गया। 3 ब्रांचेज अलग अलग क्षेत्रों में शासन करने लगा। ये बतापी के बारे में बातें करें तो इस बतापी की जानकारी, बतापी के चालुक्य वंश की जानकारी किससे मिलती है? ये मिलती है आपके ऐहोल प्रशस्ति से। ऐहोल कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है, जहां पर पुलकेशिन सेकंड ने, पुलकेशिन सेकंड के एक दरबारी कवि ने, जो संस्कृत का विद्वान था,
रवि कीर्ति ने इस प्रशस्ति को खुदवाया और इसी प्रशस्ति से इस वातापी के चालुक्यों की जानकारी मिलती है। इस रवि कीर्ति ने प्रशस्ति में लिखा कि मैंने इस प्रशस्ति को खुदवाकर किसकी बराबरी कर लिया है। मैंने इस प्रशस्ति को खुदवाकर बराबरी कर लिया है दो संस्कृत विद्वानों का। एक नाम है कालिदास और एक नाम है भारवी। संस्कृत के दो विद्वानों की बराबरी कर लिया है। इसीलिए आईएस ने प्री में बनाया सवाल एक और ये कहा कि कौन ऐसा प्रशस्ति है जिस प्रशस्ति में कालिदास और भारवी जैसे विद्वानों का उल्लेख है। किस शिलालेख में कालिदास और भारवी जैसे विद्वानों का उल्लेख है, तो उसका आंसर क्या जाता है, एहोल प्रशस्ति। इस एहोल प्रशस्ति में इस चालुक्य वंश का जो शासक था पुलकेशिन सेकंड, उसे पुलकेशिन सेकंड के भी देखा जाए तो किसकी जानकारी मिलती है, पुलकेशिन सेकंड के और हर्षवर्धन के बीच होने वाले युद्ध की जानकारी मिलती है। पुलकेशिन सेकंड और हर्ष के बीच जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, जिसमें पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को, कनौज के शासक हर्षवर्धन को पराजित किया और पराजित करने के उपरांत इसके पीठ पर विजय शब्द अंकित करा दिया। उसकी जानकारी किससे मिलती है, इस एहोल से मिलती है। एहोल से एक और खासियत है कि महाभारत युद्ध का भी वर्णन मिलता है और ये क्वेश्चन भी पीसीएस के प्री में कई जगहों पे पूछा गया है कि कौन ऐसा प्रशस्ति है जिसमें महाभारत युद्ध की कहानी दी गई है, तो उसका एक लाइन में आंसर क्या है, एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति में वंशावली भी है, अन्य चीजें भी है। एहोल प्रशस्ति को देखा जाए तो कर्नाटक के एहोल में स्थापित कराया गया है और एहोल एक शहर है। इस शहर को वही दर्जा प्राप्त है जो उत्तर भारत में वाराणसी को दर्जा मिला। दक्षिण भारत में जो दर्जा एहोल को मिला है वही दर्जा उत्तर भारत में वाराणसी को मिला है। वाराणसी को मंदिरों का नगर, घाटों का शहर, राण साण का शहर, पंडों का नगर किसको कहा जाता है, वाराणसी को कहा जाता है। ठीक उसी तरह से देखा जाए एहोल को दक्षिण भारत के मंदिरों का नगर कहा जाता है। टेम्पल सिटी ऑफ साउथ इंडिया कॉल्ड एज एहोल। एहोल को क्या कहा जाता है, एक तरह से मंदिरों का नगर कहा जाता है। इसी एहोल प्रशस्ति से इस चालुक्य वंश की जानकारी मिलती है। यहाँ पे देखा जाए तो इस चालुक्य वंश का महान राजा कौन हुआ, पुलकेशिन सेकंड हुआ। हालांकि पुलकेशिन प्रथम भी शासक हुए, कीर्तिवर्मन भी शासक हुए, कई शासक हुए। उन शासकों के द्वारा अश्वमेध यज्ञ का भी आयोजन किया गया। पुलकेशिन सेकंड ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। पुलकेशिन सेकंड ने भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के बाद महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने काम किया। ये पुलकेशिन सेकंड ऐसा शासक था जिसकी कारनामा, जिसकी कृतियां गुफा संख्या 1 से लेकर 7 तक अजंता में मिलता है। अजंता की गुफा संख्या 1 से लेकर 7 तक का जो निर्माण है पुलकेशिन सेकंड ने ही करवाया था। और उस समय एक गुफा में, गुफा संख्या 7 में एक पूरी चित्रकारी है जिसमें ईरान के राजदूत पहुंचे हैं, जिसमें फारस के राजदूत पहुंचे हैं और फारस के राजदूतों के द्वारा उसे स्वागत करते हुए दिखाया गया है। फारस के राजदूतों के द्वारा उसे स्वागत करते हुए दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, पुलकेशिन सेकंड को। पुलकेशिन सेकंड के द्वारा बाद में जब हर्षवर्धन को ये पराजित कर देता है तो इसको भी घमंड हो जाता है। ये अपने आप को परमेश्वर कहने लगता है, कहता है कि मुझसे बड़ा कौन है। तो ये गलती कर बैठता है, आगे चलकर ये पल्लव वंश पे आक्रमण कर देता है। पल्लवों की राजधानी कहाँ पे है, पल्लव भी पढ़ना है आपको। पल्लवों की राजधानी है और वो है आपकी कांची, तमिलनाडु के कांचीपुरम जिसे आज कहते हैं। इसी कांची में भरद्वाज गोत्री पल्लवों का शासन था और यहाँ पे जैसे पल्लवों का शासन था, इस पल्लवों के ऊपर
आक्रमण कर दिया पुलकेशिन सेकंड ने। यहाँ का शासक था नरसिंह वर्मन। नरसिंह वर्मन ने क्या किया, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। पुलकेशिन सेकंड भागने लगा, कहा कि चलो तुम्हारे राजधानी में हम पहुंचते हैं। उसके पीछे पीछे पीछा करता हुआ बतापी पहुंचा। बतापी में किसको पराजित किया, पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। जैसे इसने हर्षवर्धन का कपड़ा फाड़ा था, ठीक उसी तरह से पुलकेशिन का कपड़ा नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने फाड़ा। पूरा कपड़ा फाड़ा और फाड़ के उसके पीठ पर विजय शब्द लिखवाया। विजय शब्द लिखवाने का काम किया। यहां पे देखें, हर्षवर्धन, नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन सेकंड, ये तीनों शासक समकालीन थे। इसीलिए हर्षवर्धन के दरबार में आने वाला कौन सा चाइनीज यात्री था, वान च्वांग, जिसे वेन सांग भी कहते हैं। वान च्वांग, वेन सांग, सान सांग, ये तीनों नाम एक ही का है। तो वेन सांग आया, वो वेन सांग पहले हर्षवर्धन से मिला, फिर पुलकेशिन सेकंड से मिलने गया और फिर कांची गया। लेकिन नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहा कि मैंने तुमसे नहीं मिलूंगा, उसको लगा दिया, यानी कि मिला नहीं। इस तरह देखा जाए तो ये तीनों थे। बाद में देखा जाए तो इसी पुलकेशिन सेकंड के वंशावली में आगे चलकर कृति वर्मन हुआ। उस कृति वर्मन को याद आया कि हमारे पूर्वजों को कांची के पल्लवों ने पराजित किया है, इसलिए हम आक्रमण करेंगे। उसने कहां पे आक्रमण किया, उसने आक्रमण किया कांची पर, और कांची पर आक्रमण करने के पश्चात कांची के शासक को पराजित किया। अपराजित वर्मन उस समय शासक था, उसे पराजित किया और पराजित करने के पश्चात पूरा उसकी राजधानी को तोड़ दिया, और तोड़ने के पश्चात उसने कंचनी कोड की उपाधि धारण किया। यानी कि हमने किसको नष्ट किया है, हमने कांची को नष्ट करने का काम किया है, नष्ट करने का काम किया है। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे एक तरह से चालुक्यों का शासन था। उसके बाद देखें, दूसरा चालुक्य वंश का शासन था और वो था गुजरात में, जिन्हें पश्चिमी का चालुक्य कहा जाता है। इस चालुक्य वंश के शासन काल के दौरान ही गुजरात एक समृद्ध था, समृद्ध नगर था। इन्हें सोलंकी राजपूत भी कहा जाता है। इन्हें चालुक्यों को ही किस नाम से पुकारा जाता है, सोलंकी राजपूत वंश के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पे हम बातें करें तो इसमें भीम प्रथम भी एक महान शासक हुआ। जिस भीम प्रथम के शासन काल में किसने आक्रमण किया गुजरात पर, 1025 में महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। भीम प्रथम ने उसके अभियान को रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रोक पाया। इसी कारण भीम प्रथम के शासन काल में ही महमूद गजनवी ने किसको लूटने का काम किया, सोमनाथ मंदिर को लूटने का काम किया। क्योंकि सोमनाथ मंदिर एक बहुत धनाढ्य क्षेत्र था, वो केवल धन और वैभव से ही युक्त नहीं था, एक आस्था का केंद्र बिंदु भी था। वहां पे 50,000 जो आसपास के गांव थे, उसका चढ़ावा वहां पे आता था। वो हर घर से कुछ ना कुछ सोमनाथ मंदिर के दान के लिए आता था। और दूसरा नंबर है, वहां पर एक तरह से लोग अपना पैसा भी रखते थे। उनको ये आस्था थी कि शिव बाबा हमारे रक्षा करेंगे और यहाँ पे हमारा धन क्या होगा, सुरक्षित होगा। क्योंकि पहले तो बैंक थे नहीं हमने अपने यहाँ, तो पहले बैंक कौन काम करता था, मंदिर। लोग क्या करते थे, उसमें सोना चांदी घर में रहेगा तो लोग लूट के लेके चले जाएंगे, चोर डाकू लूट ले जाएंगे। इसलिए लोग क्या करते थे, छोटे छोटे कपड़ों में बांध के अपना सोना चांदी ले जाके मंदिर के तहखाने में फेंक आते थे। जब जरूरत होती थी तो फिर वहां लाने के लिए जाते थे। ये सोना चांदी उस मंदिर के तहखाने में अकूत जमा हो गया। महमूद गजनवी को इस बात की सूचना मिली। महमूद गजनवी ने पहले अनिलवाड़ पे आक्रमण किया। पहले दिन तो मुकाबला जारी रहा और एक तरह से अनिलवाड़ को नहीं जीत पाया। दूसरे दिन अनिलवाड़ को जीता। तीसरे दिन देखा जाए तो उसने सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया। लगभग 50,000 लोग वहां पे मंदिर की रक्षा करने के लिए आ गए। भाई जिनका जिनका चढ़ावा आता था
जिन जिन गांव के लोगों ने अपना पैसा सोना चांदी रखा था, ये सब लोग मंदिर के लिए लड़ने के लिए आ गए। पहले दिन महमूद गजनवी को सफलता नहीं मिली 1025 में। उसने क्या किया कि वो चकमा देते हुए पीछे के रास्ते से मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश किया और प्रवेश करने के पश्चात यहां पर देखा जाए तो उसने एक तरह से बहुत ही अव्यवस्था थी। अव्यवस्था का मतलब कि उस मंदिर में फाटक तक नहीं लगाया जाता था, उस मंदिर में सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं था। उनका यह विश्वास था कि महादेव सोमनाथ बहुत ही शक्तिशाली है, यहां पे कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वैज्ञानिक सोच का व्यक्ति महमूद गजनवी था। उसने क्या किया, पीछे से एंट्री मारा और लगभग 50,000 लोग इस समय मारे गए। 50,000 लोग मारे गए और मारे जाने के पश्चात उसने पूरे सोने चांदी को तहखाने से निकलवाया। इतना सोना चांदी था उस तहखाने में कि जितना साधन था वो सब साधन खत्म हो गए लादने में। हाथी घोड़ा जो भी था, तो फिर गुजराती गधों को पकड़ पकड़ के उस पे सोना चांदी लदवाने का काम किसने किया? महमूद गजनवी ने किया। महमूद गजनवी ने देखा कि जो शिवलिंग है वो बिना किसी अधर के, बिना किसी बेस के बीच में लटका हुआ है, बिना किसी अधर के बीच में लटका हुआ है। जैसे ऊपर छत है, नीचे जमीन है और इसी में शिवलिंग लटका हुआ था। अब तो भाई एक भाव था, लोग उसने सब लोग सोचते थे कि शिव बाबा ने ऊपर बिना किसी सहारे लटकने का काम किया है। महमूद गजनवी ने कहा कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है, क्योंकि वो काफी पढ़ा लिखा था और चुंबक का आविष्कार भारत में आने से पहले ही तुर्की में हो चुका था। एशिया माइनर में बहुत पहले चुंबक बन चुका था। ईसापुर में ही चुंबक का आविष्कार हो गया था। वहां पे चुंबकीय पत्थर थे, जिन चुंबकीय पत्थर में आकर्षण शक्ति थी। उसने ये सोचा कि कहीं ना कहीं मैग्नेटिक प्रभाव है इसका, जिससे मैग्नेट के सहारे ये शिवलिंग बीच अधर में लटका हुआ है। उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि खोजो वो पत्थर है कहां पे, जिसके सहारे ये शिवलिंग लटका हुआ है। चारों तरफ है, उस खोजा गया। एक बड़ा सा पत्थर था, चट्टान था, उसको जैसे धक्का दिया गया, शिवलिंग नीचे थोड़ा सा एंगल इधर उधर हुआ, शिवलिंग नीचे गिर गया। उसे तोड़वाया और ले जाके मक्का के, ले जाकर गजनी के जामा मस्जिद के सीढ़ियों में शिवलिंग को जड़वा दिया। और इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे जब महमूद गजनवी यहाँ से गया तो फिर भीम प्रथम ने क्या किया? भीम प्रथम ने इसको एक तरह से मरम्मत कराने का काम किया। भीम प्रथम ने किसको मरम्मत कराने का काम किया? भीम प्रथम ने मरम्मत कराने का काम किया इस सोमनाथ मंदिर को, सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण करवाने का काम किया। और इस तरह फिर सोमनाथ मंदिर खड़ा हो गया। आगे चलकर फिर इस वंश में शासक हुआ भीम सेकंड। जिस भीम सेकंड के शासनकाल में धन प्राप्त करने और राज्य की जितनी की लालसा से मोहम्मद गोरी ने गुजरात पे आक्रमण किया, लेकिन गुजरात पहुंचने से पहले ही माउंट आबू घाटी में उसको पराजित करने का काम किसने कर दिया? भीम सेकंड और उसकी मां नायिका देवी ने, जिसके कारण मोहम्मद गोरी यहां से भागने के लिए विवश हुआ। और फिर इस वंशावली से कौन उलझ गया? पृथ्वीराज चौहान। जहां पे पृथ्वीराज चौहान को भी मुंह खानी पड़ी, पृथ्वीराज चौहान को भी हार का सामना करना पड़ा। फिर यहां से देखा जाए तो आगे चलकर इस वंशावली में जय सिंह सिद्धराज हुए। जय सिंह सिद्धराज हुए, जिनके शासनकाल में देखा जाए तो एक तरह से जो दिलवाड़ा है राजस्थान का, वो जैन मंदिरों का निर्माण हुआ। उनके जो सामंत थे बिमल राय, उसी सामंत बिमल राय के द्वारा देखा जाए तो दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया। क्योंकि बाद में चालुक्य वंश के शासक किसके अनुयायी बन गए? जैन धर्म के अनुयायी बन गए, जैन धर्म का पालन करने लगे। इसीलिए यहाँ पे दिलवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया। ये सोलंकी राजपूतों ने ही करवाया। उनके सामंत थे जिनका नाम था बिमल राय, उनके द्वारा करवाने का काम किया गया, उनके द्वारा करवाने काम किया गया। आगे चल के हम बातें करें तो इसी जय सिंह सिद्धराज के दरबार में एक विद्वान भी निवास करते थे,
जिन्होंने कुमारपाल चरित नामक पुस्तक लिखने का काम किया था। एक विद्वान थे जयपाल करके, जिन्होंने कुमारपाल के दरबार में रहे, फिर जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहे और उन्होंने जैन धर्म पर एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखने का काम भी किया। दूसरी तरफ हम बातें करें तो यहाँ पर इस धर्म के लोगों ने गुजरात में गो हत्या बंद कराई, मद निषेध कराया, कहा कि यहाँ पे मद निषेध नहीं होगा, शराब पीना बंद कराया। ये तमाम तरह की क्रियाएं थी जो किया। अंततोगत्वा देखा जाए तो इस वंश की समाप्ति कब हुई? इस वंश की समाप्ति हुई अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में 1297-98 में अलाउद्दीन की खिलजी की सेना यहाँ पे आक्रमण किया और इस वंश का शासक था जिसका नाम था कर्णदेव, राय कर्ण जिसे कहा जाता है, इस वंश के शासक थे जिनके ऊपर आक्रमण किया। उन्होंने मुकाबला किया लेकिन अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को छोड़ के भागने के लिए विवश हुए। अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को छोड़कर भागने के लिए विवश हुए और राय कर्ण देव ने क्या किया कि अपनी पत्नी कमला देवी को यही छोड़ दिया, लेकिन अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर चले गए और यादव वंश के शासक, देवगिरी में यादव वंश का राज था और उसी यादव वंश के शासक के रामचंद्र देव के यहाँ शरण ले लिए। रामचंद्र देव के यहाँ अपनी पुत्री देवल देवी के साथ है जाकर वो शरण ले लिए और वहीं पर रहने लगे। चूंकि रामचंद्र देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच एक अच्छे संबंध बाद में स्थापित हुए थे, इसी कारण वहां पे जाकर इन्होंने शरण लेने का काम किया था। लेकिन इसी अवसर पर अनहिलवाड़ को लूटने का काम अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किया। रायकर्ण देव का जो खजाना था वो तुर्की सेना के हाथ लग गया। साथ ही साथ रायकर्ण देव की जो पत्नी थी जिसका नाम था कमला देवी, वो कमला देवी भी हाथ लग गई। किसके? तुर्की सेना के। कमला देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां पे अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया और विवाह करने के बाद रायकर्ण देव की पत्नी से विवाह किया और विवाह करने के पश्चात इसे मलिका ये जहां की उपाधि दिया। मलिका ये जहां के उपाधि से विभूषित करने का काम किया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि अब मलिका ये जहां बन गई थी, ये हमेशा परेशान रहती थी कि रायकर्ण देव से बदला लेना है, मुझे छोड़ दिया और मेरी बेटी को लेके चला गया। इसलिए वो हमेशा अलाउद्दीन खिलजी से कहती थी कि मेरी पुत्री देवल देवी को लाया जाए। इसीलिए यहाँ पे जब मलिक काफूर दक्षिण भारत की यात्रा शुरू किया तो उसका प्रथम उद्देश्य यही था कि देवल देवी को लाया जाए, रायकर्ण देव को दंडित किया जाए, देवल देवी को लाया जाए, क्योंकि ये कमला देवी बार बार अलाउद्दीन खिलजी को पिंच करती थी कि उसे दंडित किया जाए। और इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर देवल देवी की जब सूचना मिली रायकर्ण देव को कि अब देवल देवी को दिल्ली ले जाने के लिए सेना आ रही है, तो उन्होंने रायकर्ण देव ने क्या किया, रामचंद्र देव के पुत्र सिंघन देव से विवाह तय कर दिया। लेकिन तब तक आक्रमण हो गया। रायकर्ण देव और रामचंद्र देव ने एक डोली सजाकर सोचा कि इनको सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया जाए, लेकिन सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते समय ही वो डोली रास्ते में 1000 डोली जा रही थी देवल देवी के साथ, वो रास्ते में ही मुलाकात हो गई। और रास्ते में जब मुलाकात होने के पश्चात देवल देवी ने क्या किया, यहाँ पे देवल देवी को गिरफ्तार किया गया मलिक काफूर और उसे दिल्ली भेज दिया गया, मलिका ये जहां के पास, कमला देवी के पास। और ये देवल देवी जब दिल्ली पहुंची तो अलाउद्दीन खिलजी के बड़ा पुत्र से इनका प्रेम प्रसंग रहा, जिससे प्रेम प्रसंग पर ही जो खुसरो था, अमीर खुसरो, उसने आशिका नामक किताब लिखी, आशिका नामक पुस्तक लिखी जो देवल देवी और खिरीज खां के प्रेम प्रसंग पर आधारित था। बाद में देखा जाए तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो देवल देवी एक नहीं, जितने भी सुल्तान बैठते गए वो लगभग 7 सुल्तानों से ब्याही गई। जो भी
सुल्तान यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में बनता था, वो किससे विवाह करता था? देवल देवी से विवाह करता था। कोहिनूर हीरा भी देवल देवी के गले का हार बना था। कोहिनूर हीरा पर आगे हम एक टिप्पणी करेंगे, पूरी कहानी बताएंगे कि कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला, कहाँ गया। दूसरी तरफ हम बातें करें तो यहाँ पर इसी युद्ध के बाद कमला देवी से जब विवाह हुआ तो अलाउद्दीन खिलजी अब हर राजपूत रानियों को प्राप्त करने के लिए आक्रमण करना शुरू किया, और उसी आक्रमण का एक परिणाम था कौन? पद्मावती, जो आपका चित्तौड़गढ़ की महारानी थी। पहले वो ऑलरेडी आक्रमण रणथंभौर पर किया था वहां के रानी को प्राप्त करने के लिए, फिर उसने टारगेट कर लिया चित्तौड़गढ़। 1303 ईस्वी में जो अनुपम सुंदरी थी रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए कहां पे आक्रमण किया था? चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था। चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया था और वहां पर फिर उसने एक तरह से क्या किया, चारों तरफ से 4 महीने तक घेरे रहा। पद्मिनी के जो पति थे राजा रतन सिंह, राजा रतन सिंह ने मुकाबला किया लेकिन बहुत सफलता नहीं मिली। बाद में संधि का दौर चला और इसने कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि अगर राणा रतन सिंह अपने पत्नी को आईना में दिखा देते हैं तो हम देख के चले जाएंगे, देख के चले जाएंगे। लेकिन जब राणा रतन सिंह ने कहा कि ठीक है देख ही लो क्या फर्क पड़ता है, जब उन्होंने एक दिखाया, रानी को दिखाया गया, तो फिर अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि अब रानी को बिना यहां से लिए हम जाएंगे नहीं। हाँ? नहीं। तो फिर क्या होता है कि यहां पे युद्ध होता है और उस युद्ध में एक तरह से राणा रतन सिंह मारे जाते हैं, और जब राणा रतन सिंह मारे जाते हैं तो फिर रानी क्या करती है? जौहर प्रथा का पालन करती है। रानी अपने सहेलियों राजकुमारियों के साथ एक चिता सजाती है और चिता सजाने के पश्चात उसी चिता में अपने आप को क्या कर देती है? भस्म कर देती है, जिसे जौहर प्रथा कहा जाता है। उसके बाद देखा जाए तो रामचंद्र देव की जो पुत्री थी झत्तेपाली, उससे भी अलाउद्दीन खिलजी का विवाह हुआ। तो एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग बातें कर रहे थे सोलंकी वंश या अनिलवाड़ का पश्चिमी का चालुक्य वंश है, उसके अंतिम शासक कौन थे? रायकर्ण देव थे। और इसी रायकर्ण देव के बाद सत्ता किसके हाथों में आई? रायकर्ण देव के बाद सत्ता आई और वो आई आपके सीधे सीधे सल्तनत के हाथों में, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में। इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे पल्लव वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, सभी राजवंशों ने दक्षिण भारत में भी शासन किया। राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर भी कनौज को लेकर आक्रमण किया। और इस तरह देखा जाए तो ये एक तरह से राजपूतों का इतिहास था, जिससे इतिहास पर हमने फोकस किया, जिस इतिहास के बारे में बातें किया। आगे हम देखें तो पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में हिंदू शाही वंश का राजा था, और उससे हिंदू शाही वंश के राजा के साथ ही महमूद गजनवी का मुकाबला शुरू हो गया। महमूद गजनवी ने सबसे पहले जो आक्रमण किया वो आक्रमण जयपाल के ऊपर ही था। हिंदू शाही वंश के राजा ने मुकाबला किया और 1001 में मुकाबला किया, लेकिन उस मुकाबला में हिंदू शाही वंश के राजा सफल नहीं। उनकी राजधानी उडमानपुर थी, और जब सफल नहीं हुए तो उस समय महमूद गजनवी ने उनके रिश्तेदारों को, उनके पुत्रों को, उनके जितने भी परिवार वाले थे उनको बंदी बना लिया। और महमूद गजनवी ने डिमांड किया कि स्वर्ण मुद्रा दे दो, अगर हमें 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा देते हो, 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा देते हो तो फिर ये क्या होगा, 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा दोगे तो फिर मैं आपके रिश्तेदारों को छोड़ दूंगा। ये फिरौती की रकम थी। अपने रिश्तेदारों को बचाने के लिए, अपने परिवार के लोगों को बचाने के लिए 2.5 लाख स्वर्ण मुद्रा किसने भेजवाया? जयपाल ने भेजवाया। लेकिन जब उनके रिश्तेदार इत्यादि सब छूट गए, जयपाल बहुत शर्म महसूस किया कि मुझे फिरौती की रकम देनी पड़ेगी। इसीलिए एक चिता सजाया अपनी राजधानी उदमानपुर में, और दहकती चिता में कूदकर जल मरा। कौन? जयपाल। उनका पुत्र आनंद पाल शासक बना। आनंद पाल ने भी एक राजपूत राजाओं का संघ बनाया।
महमूद गजनवी के आक्रमण को रोकने के लिए, और चिनाब नदी के तट पर महमूद गजनवी को पराजित भी किया। उसके बाद देखा जाए तो फिर एक तरह से आनंद पाल के मृत्यु के बाद उसका पुत्र त्रिलोचन पाल गद्दी पर बैठा, उसने भी राजपूत राजाओं का संघ बनाया। लेकिन अंततोगत्वा ये सब आगे चल के महमूद गोरी मोहम्मद गोरी के साम्राज्य में विलय हो गया। कश्मीर में भी राजपूत राजाओं का इतिहास रहा। कश्मीर में भी 4 वंशों का इतिहास रहा। 4 राजपूत राजाओं ने शासन किया। उसके बाद ही वहां पे इस्लाम का उद्भव हुआ, इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह देखा जाए तो हमने एक तरह से स्टोरी बनाई किसकी, राजपूत राजाओं का, राजपूत राजवंश का, जिसके बारे में हमने बातें किया। अब हम लोग कल एक एक राजवंश को लिखने का कार्य करेंगे, एक एक राजवंश को हेडिंग बना के उससे पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उसे लिखने का काम करेंगे।